श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। इन ऑक्जिमों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखी थी। ऑक्जिम में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच द्विबंध उपस्थित होने के कारण एक कार्बन का दूसरे का यानी कि उसके अंदर फ्री रोटेशन नहीं पाया जाता था और रेस्ट्रिक्शन रोटेशन पाया जाता है। और सिन और एंटी हमने इसको कहा था। सिन का मतलब हमने कहा था कि जिसके अंदर नाइट्रोजन पर उपस्थित OH ग्रुप तथा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन या स्मॉल समूह एक ही साइड की ओर हो तो उसको हमने सिन कहा था, और अपोजिट साइड में हो तो उसको हमने एंटी कहा था। इसके बाद में एलिसाइक्लिक कंपाउंडों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हमने डिस्कस किया था कि उसके अंदर रिंग या वलय की वजह से रेस्ट्रिक्शन रोटेशन प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है और इसकी वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जिसके अंदर भी समान ग्रुप है वो एक ही प्लेन में पाए जाते हैं, उसको हमने सिस कहा था, और जो अपोजिट तल में पाए जाते हैं उसको हमने एंटी या ट्रांस कहा था। इसके बाद में हमने इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था कि जनरली बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज़्यादा होता है ट्रांस की तुलना में, लेकिन म्यू जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो भी समपक्ष समावयवी का म्यू है वो अपेक्षाकृत विपक्ष समावयवी से अधिक होता है। तीसरा चीज़ हमने देखी थी मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो विपक्ष यानी ट्रांस आइसोमर ट्रांस समावयवी का सिस की तुलना में मैक्सिमम होता है। इसके बाद हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी थी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। इसके बाद में हमने देखा था स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, ट्रांस की, क्योंकि उसकी पैकिंग अच्छी हो जाती है इसकी वजह से। यानी स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट तो ट्रांस आइसोमर का सिस की तुलना में मैक्सिमम होता है। बॉइलिंग पॉइंट और डायपोल मोमेंट की बात करें तो वो मैक्सिमम होता है सिस आइसोमर का। एंड इसके बाद में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था कि मैलिक अम्ल है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप एक ही साइड में होने की वजह से अंतःक्रिया द्वारा उनका चक्रीकरण हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल करके मैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन फ्यूमेरिक अम्ल जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक समूह विपरीत साइड में होने के कारण आपस में अंतःक्रिया द्वारा उसका चक्रीकरण नहीं हो पाता है, इसलिए फ्यूमेरिक अम्ल को 240 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तब जाकर के उसको पहले मैलिक अम्ल में चेंज होना पड़ता है, देन मैलिक अम्ल से मैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम नेक्स्ट आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हिंदी में इसको बोला जाता है प्रकाशिक समावयवता। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? प्रकाशिक समावयवता कहा जाता है। प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका दूसरा नाम प्रतिबिंब समावयवी भी इसको कहा जाता है। प्रतिबिंब समावयवी यानी कि इसको इनेंशियोमर कहा जाता है। इनेंशियोमर आइसोमेरिज्म यानी कि प्रतिबिंब समावयवता भी कहा जा सकता है इसको, इनेंशियोमर। तो इनेंशियोमर कहो या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहो, चाहे प्रकाशिक समावयवता कहो, चाहे प्रतिबिंब समावयवी को, सभी एक ही मतलब है इन सभी का। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये जो प्रकाशिक समावयवता है, इसकी जो सबसे पहले खोज यानी कि इसकी जो संकल्पना का प्रतिपादन किया था, इस कॉन्सेप्ट को जो सबसे पहले दिया था वो 1848 के अंदर दिया था। 1848 के अंदर एक साइंटिस्ट था लुईस पास्चर। इस लुईस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने 1848 के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया था। इन्होंने क्या देखा, यानी कि लुईस पास्चर ने देखा, यानी उन्होंने पाया
कि सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट एक कंपाउंड है, सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट क्या होता है? NaOOC CHOH बंद CHOH बंद COONH4। ये है सोडियम, ये है अमोनियम और इसको बोला जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। तो सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट को दो क्रिस्टलीय रूपों में प्राप्त किया, क्रिस्टल रूपों में क्या किया, इसको प्राप्त किया और देखा कि ये दोनों रूप एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब थे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे पर पूर्णतया अध्यारोपित नहीं होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं और उनको इन्होंने क्या नाम दे दिया? प्रकाशिक समावयवी नाम दे दिया। तो क्या याद रखना है इसमें आपको? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कॉन्सेप्ट किसने दिया था? लुईस पास्चर ने 1848 के अंदर। किसमें इसकी खोज की थी? सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट एक कंपाउंड है जिसको दो क्रिस्टलीय रूपों में प्राप्त किया और उन्होंने देखा कि ये जो दोनों रूप थे वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब थे, पूर्णतया अध्यारोपित नहीं होते। अब मैं इसकी बात करता हूँ डेफिनेशन की। इसकी परिभाषा की बात करें, प्रकाशिक समावयवता की परिभाषा क्या है? तो कोई भी समावयवता हो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सैम होता है। अब मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो दो या दो से अधिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो? सैम हो, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो? सैम हो, यहाँ तक कि उसके फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म भी क्या हो? सैम हो। भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी क्या हो? सैम हो। यानी कि दो या दो से अधिक यौगिक जिनका अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला सैम हो, जिसका संरचनात्मक सूत्र स्ट्रक्चरल फार्मूला सैम हो, जिसके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म सैम हो, लेकिन प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न हो। प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न हो, उसको क्या कहा जाएगा? प्रकाशिक समावयवता कहा जाएगा। यानी कि एक समावयवी यौगिक होगा, उसका प्रकाश के प्रति व्यवहार अलग होगा, दूसरे समावयवी का प्रकाश के प्रति व्यवहार अलग अलग होगा। इन प्रकाश के प्रति अलग अलग व्यवहारों को क्या कहा जाएगा? प्रकाशिक समावयवता कहा जाएगा। इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र या अणुभार समान हो, जिनका संरचनात्मक सूत्र समान हो, जिनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म समान हो, लेकिन प्रकाश के प्रति इनका जो व्यवहार है वो भिन्न भिन्न हो, ऐसे यौगिक प्रकाशिक समावयवी कहलाएंगे और इस गुण को प्रकाशिक समावयवता कहा जाता है। दूसरी अगर यदि इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं कि वे यौगिक जो ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या कर देते हैं? घूर्णित कर देते हैं।
वे यौगिक जो ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या कर देते हैं, घूर्णित कर देते हैं और आपस में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन वे आपस में अध्यारोपित नहीं होते हैं। ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, प्रकाशिक समावयवी, और इस गुण को क्या कहा जाएगा, प्रकाशिक समावयवता कहा जाता है। तो ये भी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि वे यौगिक जो ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या कर देते हैं, घूर्णित कर देते हैं। यानी कि एक समावयवी होगा वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और दूसरा समावयवी होगा वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो उसको क्या कहा जाएगा, प्रकाशिक समावयवी, और इस गुण को क्या कहा जाएगा, प्रकाशिक समावयवता कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। वो भी डेफिनेशन थी, ये भी बता सकते हो। अब नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट है कि वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करता है, वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करता है उसे ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहा जाता है। ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहा जाता है। यानी कि वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या कर देता है, घूर्णित कर देता है, उसको क्या कहा जाएगा, ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहा जाएगा। और इस गुण को क्या कहा जाएगा, ध्रुवण घूर्णकता कहा जाता है। इसको ध्रुवण घूर्णकता कहा जाता है, यानी कि इसको बोला जाता है ध्रुवण घूर्णकता कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, ध्रुवण घूर्णकता कहो या प्रकाशिक सक्रियता कहो, एक ही बात है। तो ये भी एक सिंपल सी डेफिनेशन। अब एक शब्द आया है समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, उसको देखते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश, इसको बोला जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, शॉर्ट में बोला जाता है इसको PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। अब आपको पता है कि जो सूर्य से या किसी भी प्रकाशीय स्रोत से जो आने वाला प्रकाश होता है वो सारी दिशाओं में क्या करता है, वाइब्रेट करता है। किसी भी प्रकाशीय स्रोत है, जैसे बल्ब से हो चाहे ट्यूबलाइट हो, किसी भी कहीं से भी प्रकाश आ रहा हो, और प्रकाश आपको पता है वो अलग ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग फॉर्म के रूप में रहता है, कभी तरंग के रूप में रहता है तो कभी कण वगैरह के रूप में रहता है। अब प्रकाश क्या होता है, सभी दिशाओं के अंदर, जैसे मेरे पास में ये प्रकाश है और वो सभी दिशाओं के अंदर क्या कर रहा है, समान रूप से वाइब्रेट हो रहा है। इस प्रकाश को अपन कहते हैं साधारण प्रकाश कहा जाता है। ये अध्रुवित प्रकाश होता है जो सारी दिशाओं में क्या करता है, समान रूप से वाइब्रेट होता है। इसको आप अध्रुवित प्रकाश भी कह सकते हो, इसको आप एक वर्णीय प्रकाश भी कह सकते हो। एक वर्णीय प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश या साधारण प्रकाश कहा जाता है। सारी दिशाओं में समान रूप से ये क्या हो रहा है, कंपन करता है, वाइब्रेट करता है। इसको यदि अपन किसी निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है, इसको किस में से गुजारा जाता है,
निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है। निकोल प्रिज्म बच्चों आइसलैंड स्पार का बना होता है। आइसलैंड स्पार का बना होता है। इस निकोल प्रिज्म में से इस साधारण प्रकाश को जब गुजारा जाता है तो प्रकाश का तल है वो एक निश्चित दिशा के अंदर एक ही तल में वो क्या करने लग जाता है, कंपन करने लग जाता है। उसी एक ही प्रकाश के एक ही तल में कंपन करने के गुण को क्या कहा जाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। तो क्या बात समझ में आई आप लोगों को? समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? ये बच्चों एक साधारण प्रकाश है, क्योंकि आपको पता है सूर्य से जो प्राप्त प्रकाश होता है श्वेत रंग का, उस श्वेत रंग के अंदर, श्वेत प्रकाश के अंदर 7 रंग होते हैं। सूर्य से अपने पास में जो प्रकाश प्राप्त होता है ना, सूर्य से प्राप्त प्रकाश वो बच्चों कैसा होता है, श्वेत रंग का होता है। और श्वेत प्रकाश के अंदर कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 रंग होते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इन 7 रंगों का प्रकाश होता है। इन श्वेत प्रकाश को, जिसके अंदर 7 रंग है, इसको किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है। प्रिज्म आपने देखा होगा फिजिक्स के अंदर, त्रिभुज के आकार का होता है। तो सूर्य का प्रकाश श्वेत रंग का होता है, श्वेत प्रकाश होता है, और श्वेत प्रकाश के अंदर 7 रंग होते हैं। और इन श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो अलग अलग 7 रंगों का एक निर्दिष्ट पैटर्न प्राप्त होता है, एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इनमें से यदि किसी एक रंग का प्रकाश लिया जाए तो उसको कहा जाएगा एक वर्णीय प्रकाश। 7 रंगों में से यदि किसी एक रंग का प्रकाश लिया जाए तो बच्चों इसको क्या कहा जाएगा, एक वर्णीय प्रकाश। अब जो सोडियम लैंप से जो प्राप्त होने वाला प्रकाश, लैंप आपने देखा होगा, तो सोडियम लैंप से जो प्राप्त होने वाला प्रकाश होता है वो पीले रंग का होता है। तो वो बच्चों एक पीला रंग है, वो एक वर्णीय प्रकाश का क्या है, एक वर्णीय स्पेक्ट्रम का क्या है, वो एक वर्णीय प्रकाश का उदाहरण है। तो सोडियम, ध्यान रखना, सोडियम लैंप से जो प्राप्त होने वाला प्रकाश पीले रंग का है वो एक वर्णीय प्रकाश का उदाहरण है। इसके बाद में ये इसकी डेफिनेशन याद रखनी है समतल ध्रुवित प्रकाश की। ये बच्चों साधारण प्रकाश है जो सारी दिशाओं में क्या करता है, समान रूप से वाइब्रेट करता है। इसको किसी निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो इनका तल है, इनकी जो दिशा है वो एक निश्चित दिशा प्राप्त हो जाती है। एक निश्चित दिशा के अंदर ही ये प्रकाश वाइब्रेट करने लग जाता है और इसी को क्या कहा जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। अब एक पॉइंट है कि यदि एक समावयवी है वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और दूसरा समावयवी होगा वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर रोटेट करता है, तो उसके आधार पर इसको कहा जाता है डी रूप और एल रूप। यानी कि एक पॉइंट बताता हूँ मैं, एक समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर का मतलब होता है बच्चों घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि एक समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमाता है तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों, डी रूप, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तथा इसके विपरीत जो दूसरा समावयवी बाईं ओर, किसको, दूसरा समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घूर्णित करता है या बाईं ओर क्या करता है, घुमाता है,
गुणित करता है तो उसे क्या कहा जाता है, एल रूप, यानी इसको बोला जाता है बच्चों वाम ध्रुवण गुणक। और इसको क्या कहा जाता है बच्चों, डी रूप कहो, या इसको बोला जा सकता है दक्षिण ध्रुवण गुणक। और इसको क्या कहा जाता है, वाम ध्रुवण गुणक कहते हैं। अब कैसे घूमेगा ये दाईं ओर और कैसे घूमेगा बाईं ओर, पर फिलहाल आपको याद रखना है कि समतल ध्रुवित प्रकाश का तल यदि क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई की दिशा में है, तब इसको क्या कहा जाएगा, डी समावयवी। और जब इसको है वो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा के अंदर घूर्णन करवाया जाता है, तब इसको क्या बोला जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ डी और एल रूप कैसे बनेंगे। एक सिंपल सा है जो आपको एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। जैसे आपके पास में ये जो सूर्य से प्राप्त होने वाला प्रकाश था, जो क्या कर रहा था, इस प्रकाश को अपन ने कौन सा प्रकाश कहा था, साधारण प्रकाश कहा था, एक वर्णीय प्रकाश कहा था। और ये साधारण प्रकाश है वो सारी दिशाओं में क्या कर रहा है, वाइब्रेट करता है। फिर इस साधारण प्रकाश को किस में से गुजारना है, निकोल प्रिज्म में से गुजारना है। निकोल, या हिंदी में मैं इसको लिखूँ जो आइसलैंड स्पार का बना है, निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है। तो इनका एक ही दिशा के अंदर ये समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाता है, यानी कि साधारण प्रकाश है वो एक ही दिशा के अंदर वाइब्रेट करता है, कंपन करने लग जाता है, और उसी को हम क्या कहते थे, समतल ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। अब इस समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी घूर्णक में से गुजारा जाए, या किसी प्रेक्षण नली में से गुजारा जाए, या किसी सॉल्यूशन में से गुजारा जाए, इसको आप सॉल्यूशन कह सकते हो, इसको आप घूर्णक कह सकते हो, और इसको आप प्रेक्षण नली कह सकते हो। इनमें से गुजारा जाता है तो अपने पास में क्या होता है, ये आपके पास में बच्चों समतल ध्रुवित प्रकाश था। अगर यदि समतल ध्रुवित प्रकाश का तल इस दिशा के अंदर घूम जाता है, तब यानी कि ये कैसा वाइज है, ये क्लॉकवाइज घूम जाता है, तब तो बच्चा इसको डी या प्लस रूप कहा जाएगा। और यदि ये साधारण प्रकाश था और यदि मैं इसको किस प्रकार घुमा देता हूँ, इस प्रकार घुमा देता हूँ, तब इसको क्या कहा जाएगा, एल यानी कि माइनस रूप। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। तो साधारण प्रकाश है, इसको निकोल प्रिज्म में से गुजरना है, तो अपन को प्रकाश है वो यहाँ पर सारी दिशाओं में वाइब्रेट हो रहा था, इधर एक निश्चित तल के अंदर वाइब्रेट होता है, और उसको हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहा था। इसको किसी सॉल्यूशन में से, किसी प्रेक्षण नली में से गुजारा जाता है, तो या तो वो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो उसको डी रूप कहा जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो उसको हम क्या कहा जाएगा, एल रूप कहा जाता है। ये होती है बच्चों प्रकाशिक घूर्णकता। इसको क्या कहा जाता है, प्रकाशिक घूर्णकता। तो प्रकाशिक घूर्णकता का मतलब होता है कि वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को, या वे कार्बनिक पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या पे घुमा रहा है, दाईं ओर घुमावे तो उसको डी रूप कहा जाएगा, और यदि उसको बाईं ओर घुमाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, एल रूप कहा जाता है। मैं आपको एक सिंपल टार्टरिक एसिड का एग्जांपल देता हूँ। ये अपने पास में टार्टरिक एसिड है, एक है वो अपने पास में, इसको मैं इस प्रकार लिख रहा हूँ, और एक अपने पास में है ये होता है, ये ठीक है, या मैं इसको इस प्रकार लिख देता हूँ, ये है, ठीक है। अब इसमें आप देखो इधर
तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH है, ये किधर रोटेट होता है, जिधर बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उस तरफ रोटेट होता है। यानी कि ये कंपाउंड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इस टाइप से रोटेट होगा। तो ये कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, डी रूप। यानी कि ये कंपाउंड किस रूप में घूमेगा। अच्छा, ये मेसो टार्टरिक एसिड है, इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर है। इसका पता कैसे लगेगा बच्चों, जिस भी के पास में कम से कम, जिस भी कंपाउंड के पास कम से कम एक कायरल कार्बन होता है तो वो यौगिक प्रकाशिक सक्रियता दर्शाएगा। दूसरी बात है कि अब ये छोटा समूह हाइड्रोजन है और OH ग्रुप बड़ा है, तो ये COOH समूह है वो किधर रोटेट हो जाएगा, इस कंपाउंड को वो किधर घुमाएगा, किधर घूमेगा ये कंपाउंड, तो अपने पास में ये क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर घूमेगा, तो इसलिए इसको बोला जाएगा डी पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये COOH समूह है वो किधर रोटेट होगा, इस साइड रोटेट होगा, क्योंकि OH ग्रुप इस साइड है, इसको बोला जाएगा बच्चों एल रूप। और यहाँ पर ये क्या होता है, न तो ये इस साइड घूमेगा और न ही ये इस टाइप घूमेगा, यानी कि न तो क्लॉकवाइज घुमा जाएगा और न ही क्या घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। यानी कि यहाँ पर अपने पास में न तो डी रूप बनेगा और न ही एल रूप बनेगा। तो इसको आपको कैसे घुमाना है, जिधर बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उस साइड आप इस कंपाउंड को घुमा दो। इधर यहाँ पे OH बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ था इसलिए इस टाइप रोटेट होगा, यहाँ पर ये OH इस साइड था इसलिए इसको इस प्रकार रोटेट किया जाएगा। तो बिल्कुल आराम से पता चल जाता है, बड़ा ग्रुप जहाँ जुड़ा हुआ है वहाँ पर है इस कंपाउंड को आप है वो घुमा दो, तो अपने पास में डी और एल ग्रुप का पता चल जाएगा। तो ये था अपने पास में। अच्छा, इसका पता लगाने के लिए एक उपकरण काम में लिया जाता है, ये अपनी मर्ज़ी से नहीं घूमते हैं, इसका उपकरण होता है जिसका नाम होता है ध्रुवण मापी, यानी कि जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पोलरीमीटर। पोलरीमीटर यानी कि ध्रुवण गुणकता का पता लगाने का मापन, या जो ध्रुवण गुणकता का पता लगाने का उपकरण होता है उसका नाम क्या है, ध्रुवण मापी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्रुवण मापी क्या है, तो याद रखना ध्रुवण गुणकता का पता लगाने के लिए कि डी रूप होगा या एल रूप होगा, इसका पता कैसे लगेगा, इस पोलरीमीटर की सहायता से लगेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये है विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन। विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा लैम्बडा टी से, इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन सुनना, मैं बोलता हूँ कि किसी ध्रुवण गुणक यौगिक को, किसको, ध्रुवण गुणक यौगिक को, ध्रुवण गुणक यौगिक को 1 ग्राम पर मिलीलीटर सांद्रता वाले विलयन को, किसी ध्रुवण गुणक यौगिक को 1 ग्राम पर मिलीलीटर सांद्रता वाले विलयन को 10 सेंटीमीटर लंबी नली में भरकर, को कितनी लंबी नली लेनी है आपको, 10 सेंटीमीटर लंबी नली लेनी है और उसके अंदर कितना सॉल्यूशन डालना है, 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर मिलीलीटर सांद्रता का विलयन 10 सेंटीमीटर लंबी नली के अंदर भर कर के, और फिर क्या आपको समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारने पर, कहाँ पे, उस नली के अंदर जहाँ पर आपने, यानी कि 10 सेंटीमीटर की नली ली थी उसके अंदर आपने 1 ग्राम ml सांद्रता का सॉल्यूशन भरा था, फिर उस नली के अंदर आपको समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारना है। समतल ध्रुवित प्रकाश का तल है वो जिस कोण पर घूम जाता है उस कोण को क्या कहा जाता है, विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन कोण कहा जाता है। तो क्या परिभाषा हुई इसकी, किसी ध्रुवण घूर्णक यौगिक को 1 ग्राम मिलीलीटर सांद्रता वाले विलयन में भरकर 1 ग्राम मिलीलीटर सांद्रता वाले विलयन को 10 सेंटीमीटर लंबी नली में भर कर के समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारने पर समतल ध्रुवित प्रकाश का तल
जिस कोण पर गुम जाता है उस कोण को कहा जाता है विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन कोण कहा जाता है। और विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन कोण होता है उसका मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक है प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, कितनी वेवलेंथ की आप लाइट डाल रहे हो। दूसरी बात है ध्रुवण घूर्णक का स्वभाव, डेक्स्टर रोटेटरी है या लेवर रोटेटरी है। तीसरी बात है विलयन का तापक्रम, टेम्परेचर। चौथी बात है सांद्रता, विलयन की सांद्रता है, तापक्रम है, प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है, विलायक का स्वभाव, ये 5 फैक्टर पर विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन कोण का मान है वो निर्भर करता है। अब मैं इसका फॉर्मूला बताऊं आप लोगों को। विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन कोण जिसको आपने व्यक्त किया था अल्फा टी लैम्बडा से, वो बराबर होता है अल्फा बटा एल इंटू सी। ये इसका एक सूत्र है। अल्फा क्या होता है, घूर्णन कोण है। अल्फा क्या है, घूर्णन कोण। ये क्या है, विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन है। और एल है लंबाई है, और लंबाई आपको किस में रखनी है, ऑलवेज डेसीमीटर के अंदर। सी है वो क्या है, सांद्रता है, विलयन की कॉन्सेंट्रेशन है। अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं आपकी किताब के अंदर। एक उदाहरण दे रखा है उसको आप जाके करना। अल्फ़ा की वैल्यू आपको दे रखी है शायद 134 डिग्री अल्फ़ा है वो 134 डिग्री दे रखा है आपको, और वो प्लस के अंदर इसकी वैल्यू दे रखी है। प्लस का मतलब है वो डेक्स्टर रोटेटरी है। एल आपको लंबाई दे रखी है, लंबाई शायद आपकी बुक के अंदर 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सेंटीमीटर को आपको डेसीमीटर में चेंज करना है, यानी कि 25/10, यानी कि आपके पास में 2.5 डेसीमीटर लेंथ हो जाएगी। सेंटीमीटर में दे रखी होगी, याद रखना आप। अगर आपने डायरेक्ट सेंटीमीटर में रख दी तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में नहीं रखनी है, लंबाई ऑलवेज आप डेसीमीटर में रखनी है। तो डेसीमीटर के अंदर है वो इसको चेंज कर देना, और 10 से है वो डिवाइड कर देना, तो सेंटीमीटर से क्या बदल जाएगा, डेसीमीटर। और कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 2 ग्राम, और सॉल्यूशन दे रखा है वो आपके पास में 10 ml है, यानी कि 0.2 ग्राम मिलीलीटर सांद्रता का विलयन है। यानी कि सी की वैल्यू है वो आपको 2/10 यानी 0.2 ग्राम दे रखी है। एल की वैल्यू आपको 2.5 डेसीमीटर दे रखी है। अल्फ़ा 134 डिग्री दे रखा है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में उत्तर आएगा +268 डिग्री, यानी कि 268 डिग्री आपके पास में विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन कोण का मान आ जाएगा। कोई भी 3 चीज़ें देख कर के आपसे एक चीज़ है वो पूछी जा सकती है, तो इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट ये फार्मूलाज है, तो उसको ध्यान में रखना है। अगर जो आपके पास में विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन का मान आवे, इस अल्फा की जो भी वैल्यू आवे, उसको अगर यदि आप अणुभार से मल्टीप्लाई कर देते हो, किससे, अणुभार से, यानी कि विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन को अणुभार से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो अपने पास में क्या प्राप्त हो जाता है, आणविक घूर्णन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, आणविक घूर्णन का मान है वो प्राप्त हो जाता है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है, प्रकाशिक समव्यवता क्या होती है। तो प्रकाशिक समव्यवता हमने बोला कि वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देता है, और वे यौगिक आपस में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो होते हैं लेकिन अध्यारोपित नहीं होते हैं, उसको ये कहा था। अब वे यौगिक ऐसे भी होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देता है। ऐसे यौगिक, यानी कि इसको जो घुमाने का काम करता है, ऐसे यौगिक के क्या कहलाएंगे, ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहलाएंगे। इस गुण को आप ध्रुवण घूर्णकता भी कहा जाता है।
इसके बाद में समतल ध्रुवित प्रकाश देखा कि साधारण प्रकाश होता है, किसी भी प्रकाश स्रोत से जो आने वाला प्रकाश साधारण प्रकाश होता है वो सभी दिशाओं में वाइब्रेट करता है, लेकिन इसको किसी निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो प्रकाश है वो एक निश्चित दिशा के अंदर, एक निश्चित यानी कि एक ही तल के अंदर वो कंपन करता है। उस निश्चित तल, एक ही तल को क्या कहा जाता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। इसके बाद में हमने देखा कि एक समावयवी है वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा रहा है, दूसरा समावयवी उसको बाईं ओर घुमाता है। तो जो भी दाईं ओर या घड़ी की सुई की दिशा में घुमाता है उसको डी या पॉजिटिव रूप कहा जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वहाँ उसको दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहा जाएगा। और दूसरा समावयवी जो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करवा रहा है उसको क्या कहा जाएगा? एल या नेगेटिव या लिबोरेटरी या वाम ध्रुवण घूर्णक कहा जाएगा। जिधर बड़ा ग्रुप होता है उस तरफ रोटेट किया जाता है। ये रोटेशन होने का पता लगता है, पोलरीमीटर नाम का अपरेटस होता है उसकी सहायता से पता लग जाता है। इसके बाद में हमने डिस्कस किया है विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन, यानी कि आपको क्या करना है, 10 सेंटीमीटर लंबी नली लेनी है और उस नली के अंदर 1 ग्राम ml सांद्रता का सॉल्यूशन भर करके समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को गुजारने पर समतल ध्रुवित प्रकाश का तल जिस कोण पर घूम जाता है उस कोण का नाम ये है। अब ये कोण किस किस चीज़ पर निर्भर करता है? प्रयुक्त प्रकाश के तरंगदैर्ध्य, ध्रुवण घूर्णक का स्वभाव, विलयन का टेम्परेचर, विलयन की कॉन्सेंट्रेशन, विलायक का स्वभाव, इस चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो अल्फा लैम्बडा टी बराबर होता है अल्फा बटा एल इंटू सी। अल्फा गुणन कोण क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, एल लंबाई सेंटीमीटर में दे रखी हो तो आप डेसीमीटर में रखना, और सी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? एकांक लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, यानी कि पदार्थ की मात्रा बटा उसका आयतन, पदार्थ की मात्रा दे रखी होगी, आयतन से डिवाइड कर देना, कॉन्सेंट्रेशन निकल करके आ जाएगी। फिर अल्फा बटा एल इंटू सी करोगे तो आपके पास में विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन निकल करके आ जाएगा। जो भी आंसर निकल करके आए और क्वेश्चन के अंदर आपको यदि आणविक घूर्णन पूछा जाए तो उसको अणुभार से मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास में आणविक ध्रुवण घूर्णन का मान निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सममिति के तत्व यानी कि सममिति का तल, सममिति का अक्ष के अंदर किरेल कार्बन वगैरह इसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।